नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल एकेडमी पर। दोस्तों, आज से हम यूपी टेट मैथ के लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे कि जो भी आपके पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन अभी तक यूपी टेट में बने हुए हैं या जो भी आने की संभावना है, चैप्टर वाइज हम उनको पढ़ेंगे। और आज जो आपका शुरू करने जा रहे हैं उसमें नंबर सिस्टम से अभी तक जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं और या जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए पाई माइनस ई एक क्या है, एक धनात्मक परमेय संख्या है, एक ऋणात्मक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या या परमेय और अपरमेय दोनों है। तो देखिए जहाँ पर भी आप इस पाई को देखें ना, पाई को, तो पाई खुद में ही एक अपरमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ई एक नया नंबर देखने को मिलेगा। ये कोई अल्फ़ाबेट का नंबर नहीं, यहाँ पर ई की भी वैल्यू होती है। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, ऐसे ही ई जो होता है मैथ में वो कितनी वैल्यू लेके आता है 2.71। लेकिन ये भी यहाँ पर ई भी एक अपरमेय ही संख्या होती है। अगर किसी के साथ में ई लग जाए या पाई लग जाए वो पूरी ही संख्या अपरमेय संख्या हो जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए 1.3 और 3 के ऊपर क्या है 12 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 1.3 और 3 के ऊपर 12, तो जो दशमलव के इधर संख्या होती है वो प्लस में होती है, तो ये इसको हम लिख पाएंगे 1 प्लस और ये 3, और जब बार हटाते हैं तो बटे में 9 करते हैं। जितने संख्या के ऊपर बार होगा उतने ही नीचे 9 कर लेते हैं। अब ये संख्या 3 से ये कट रही, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसको जोड़ देंगे 3 एकम 3 और 1 4, तो ये क्या हो जाएगी 4/3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि पाई है एक, क्या है पाई। अभी पहले क्वेश्चन में जैसे हमने बताया था कि परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक, पाई हमेशा ही अपरमेय संख्या होती है। हालांकि कुछ लोग कह देते हैं कि पाई बराबर क्या होता है 22/7 होता है, और कोई भी ये ऐसी वैल्यू होती है वो एक परमेय संख्या होती है। लेकिन आपको हमेशा के लिए ये चीज़ समझ लेनी है कि पाई की ये वैल्यू जो होती है वो लगभग वैल्यू होती है, कंप्लीट वैल्यू नहीं होती। इसलिए पाई अगर कहीं पर लिखा मिल जाए तो अपरमेय संख्या है, और अगर 22/7 कहीं पर लिखा मिल जाए तो वो एक परमेय संख्या होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, देखिए एक परमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए ये होता क्या है कि 5/19 का सबसे पहले आपको क्या लेना है, योज्य प्रतिलोम। तो 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम ये क्या होता है, वही संख्या रहती है उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस की संख्या तो वो माइनस की हो जाएगी और माइनस की तो वो प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी माइनस का 5/19। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या कह दिया, दोनों का गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल का मतलब जो मूल संख्या है और जो योज्य प्रतिलोम से संख्या है। तो क्या है, योज्य प्रतिलोम से क्या आया माइनस का 5/19, और मूल संख्या हमारे पास क्या थी 5/19। जब दोनों का गुणा करें तो माइनस के 25/19 का वर्ग होता है 361। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आगे इसमें क्या कह दिया था कि उनका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है, गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या को सिर्फ और सिर्फ पलट कर लिख दिया जाता है, ना कि कोई चिन्ह में चेंज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा माइनस का 361/25, मतलब आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए योज्य प्रतिलोम और आपका गुणात्मक प्रतिलोम में अंतर क्या होता है, योज्य प्रतिलोम जो होता है वो आपका वही संख्या रहती है, चिन्ह बदल जाता है, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है वो संख्या पलट जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखिए 1000 के निम्न में से कौन सा सही है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 होगा। देखिए इसका मतलब कि 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा आपका, 1000 का पूर्ववर्ती जो होगा वो 999 होगा, और फिर इसका पूर्ववर्ती का मतलब उससे पिछली संख्या, और फिर उसका भी पूर्ववर्ती तो वो तो 998 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका आंसर। उसके बाद 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001, तो 1000 का पूर्ववर्ती 999 और इसका परवर्ती का मतलब अगली संख्या, तो 999 की अगली तो 1000 हो जाएगी, ना कि 1001, ये भी नहीं होगा। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1000, तो यहाँ पर तो 2 की वृद्धि होगी, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या करे, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1000 होता है, ये सही है, तो 1000 का पूर्ववर्ती 999 हो जाएगा। ठीक है, और इसका फिर हम परवर्ती लेंगे, मतलब आगे की लेंगे, तो 1000 फिर हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं आ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे होंगे तो इकाई के स्थान पर, इकाई स्थान जो है किसी भी का इकाई स्थान 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। ये वाले आपके कभी नहीं हो सकते इकाई के स्थान पर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। आप देख सकते हैं, जैसे 1 का वर्ग 1 रहेगा, 2 का 4 रहेगा, 3 का 9 रहेगा, 4 का 16 रहेगा, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 9 का 81 और 10 का 100। तो आप देख रहे हैं ये संख्या कहीं नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच, ऑप्शन ए कोई परमेय संख्या नहीं होती। तो इसके लिए तो आपको पहले से ही पता है कि किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। इसको याद करने वाला ही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 7 और 13 के बीच कितनी परमेय संख्याएं होंगी। तो किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, आपको हमेशा के लिए याद रखना। और ये क्वेश्चन परमेय संख्याओं से, ये वाला क्वेश्चन यूपी टेट में हर बार पूछा जाता है, एक अभाज्य संख्या का और एक परमेय संख्या। कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। ठीक है, या तो पाई के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर देखिए पाई से क्वेश्चन, पाई है एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अपरमेय संख्या। तो क्या होती है, पाई एक अपरमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए विषम प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होता है। विषम संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, n स्क्वायर होता है। मतलब जितनी संख्याएं होंगी उनका हम स्क्वायर कर देंगे, तो हम क्या करेंगे 35 का स्क्वायर, और 35 का वर्ग क्या होता है 12 25 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 25, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो हमेशा दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या, अगर संख्याएं x और y हैं तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई, मतलब योगफल बटे गुणनफल होता है, योगफल बटे गुणनफल होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, योगफल कितना दिया गया 11, गुणनफल कितना 18, तो 11 बटे 18 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए कि दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको संख्या दो अंकों की माननी पड़ती है। तो माना संख्या क्या, कुछ भी आप मान सकते हैं। माना संख्या दो अंकों की संख्या होगी तो एक इकाई अंक होगा, एक दहाई अंक होगा। तो हमने क्या संख्या को मान लिया कि आपकी संख्या जो है वो 10x प्लस वाई है। यहाँ पर ये इकाई है, एक मतलब y जो है वो इकाई और x जो है वो दहाई है। ठीक है, तो जो शर्त आपको दी गई उस शर्त से क्या हो जाएगा, जो शर्त दी गई थी, शर्त पहली जो है देखिए कि उसमें अगर 27 जोड़ दें तो संख्या हमारे पास क्या 10x प्लस वाई और प्लस 27 अगर हम इसमें कर दें तब संख्या के अंक जो है पलट जाते हैं, मतलब इकाई वाला दाई पर, दाई वाला इकाई पर पहुंच जाता है। तो क्या हो जाएगा ये 10y प्लस x हो जाएगा।
ठीक है। देखिए इस वाले x को इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, और इस वाले y को भी इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा। तो देखिए यहाँ से y भी 9 बचेंगे, x भी 9 बचेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और फिर उसमें से ये 27 उधर माइनस के पहुँच जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम 9 अगर कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 27। 9 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। एक चीज़ आपको पहले से ही इसमें दे रखी थी उन्होंने कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया था, दिया क्या है आपको कि x प्लस वाई बराबर 7 दिया था। ठीक है, जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इधर कर देते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा आपका 2 निकलेगा, और y बराबर कितना निकलेगा 5 निकलेगा। तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, आपकी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 10 गुणे 2। 10x प्लस वाई है ना संख्या, तो 10 गुणे 2 और प्लस 5, तो 10 गुणे 2 20 और 5 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 496 और 318 का निकटतम सैकड़ा में मान। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को हम जोड़ देंगे कि 496 और 318 को जब हम जोड़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, ये 814। लेकिन हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, सैकड़े में मान क्या होगा। 814 हमारा आंसर नहीं होगा, सैकड़े में पूछ रहे हैं, तो 800 वाला हमारा आंसर जो सैकड़े में है तो 814। बाकी आप 700 देख रहे हो तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसलिए 800 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सैकड़े में मान हमारा पूछ रहे हैं तो 800 हमारा आंसर होगा, ना कि 814। ये यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। देखिए 999 और 3000 के बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो संख्या आपकी 3 अंक की बन पाएगी। ठीक है, और अगर वो 3 से स्टार्ट हो रही है वो 3000 के प्लस में चली जाएगी। अगर 4 से हो रही है, 5 से हो रही है, 6 से हो रही है, 7 से, 8 से या 9 से, किसी से भी संख्या अगर स्टार्ट होगी 4 अंकों की संख्या, वो 3000 के प्लस पहुंच जाएगी संख्या। इस वजह से हम वो संख्या नहीं ले पाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक बचे। कौन कौन से अंक बचे, एक तो हमारे पास 1 बचा, 1 से संख्या स्टार्ट हो सकती है और 2 से संख्या स्टार्ट हो सकती है। अब जरा ध्यान देंगे आप इस बात पे कि पहली संख्या जो होगी वो 4 अंकों की, वो 1000 होगी, 1000 होगी। ठीक है, तो 1000 से आप कहाँ तक जाएंगे, आप पहुँच जाइए 1999 तक, या चलो 2000 तक आप पहुँच जाइए। कहाँ तक, 2000 तक आप पहुँच जाएंगे। तो 1000 से 2000 तक जो 4 अंकों की संख्याएं होंगी वो कितनी हो जाएंगी, आपकी 1000 संख्याएं हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद जब 2001 से और 3000 तक ये फिर आपकी 1000 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो कितनी संख्याएं 4 अंकों की हो जाएंगी, 2000 संख्याएं हो जाएंगी 4 अंक की, 4 अंक की 2000 संख्याएं हो जाएंगी। ये क्वेश्चन ऐसे लगने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि बिना कोई शेषफल के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 93 61 को विभाजित करती है। देखिए 93 61 को, तो हम क्या करेंगे, इन सबसे अलग अलग भाग करके देख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक काम और यहाँ पर हम कर सकते हैं कि इनके जैसे ये संख्या क्या है 93 61, आपको 11 के विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो क्योंकि ये संख्या हमें तो पता है 11 से विभाज्य, लेकिन हम विभाज्यता का नियम बता देते हैं। ठीक है, एक एक अंक के बाद सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, उनको आपस में फिर घटा देंगे। जैसे 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर इनको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 11 बचेगा। जो घटाने पर संख्या आती वो अगर 11 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर तो 11 ही बच गया, हो सकता है 33 बचता, 44 बचता, 55 बचता, कुछ भी बच सकता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56, 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा। तो पहले तो आप देखिए क्या है कि 56, 71 है। अब इसके अंकों को पलट दो, अंकों को जब पलटेंगे तो 1, 7, 6, 5, तो इससे ये संख्या जब हम घटाएंगे 17, 65, क्या चीज़ 17, 65, तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ से देखिए ये 11 हो जाएंगे, तो ये 6 बचेंगे। फिर ये यहाँ पर 6 से 6 जाएगा, 0 बचेंगे, यहाँ पर 16 से तो ये 9 और ये 3, 39, 0, 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। तो 25 से विभाज्यता का नियम होता है जिसके लास्ट के 2 अंक 25 से कट रहे होंगे, पूरी संख्या 25 से कटेगी। 55 25 से नहीं कटता, 85 नहीं कटता, 90 नहीं कटता, लेकिन 50 कटता है, इसलिए ये संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या, 100 और 300 के मध्य कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। देखिए इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप 7 से या किसी भी संख्या से देखना है, इसमें 7 से देखना, आप क्या करेंगे 100/7 करेंगे, इसका भाग देंगे जितनी बार कंप्लीट चला जाए। तो देखो 7 एकम 7, 3 बचेंगे, यहाँ पर 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28, बस इतना ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद जो लास्ट वाली संख्या उसमें 7 से भाग देंगे, तो देखिए क्या होगा, 7 चौक 28, 2 बच्चे 20 हो गए, 7 दूनी 14, बस इतने ही कर दो। इन दोनों का कर लो अंतर। ठीक है, तो 42 - 14 बराबर क्या हो जाएगा, 28 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या है। देखो विषम संख्या, यहाँ पर टोटल संख्या है 1 से 40 तक, विषम संख्याएं कितनी होंगी, विषम संख्याएं टोटल कितनी होंगी, तो वो आपकी होंगी 20। और सभी विषम संख्याओं के प्रथम विषम n विषम संख्याओं का योग का मैंने बताया था क्या कि n² हो जाता, मतलब 20 का स्क्वायर हो जाता है 400। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कि बिना किसी शेष फल के 99, 132 तथा 165 को भाग देने वाली बृहत्तम संख्या क्या होगी। बृहत्तम का मतलब होता है इनका हमें मासा चाहिए, इनका क्या चाहिए, मासा चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करें, गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे 99 बराबर हम क्या लिख पाएंगे, 3 × 3 × 11। 132 बराबर हम क्या लिख पाएंगे, 2 × 2 × 3 और × 11। और आपके कितने और बचे हैं, 165 बराबर हम क्या लिख पाएंगे, 3 × 5 × 11। ठीक है, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या जो बनेगी वो इनका मासा। और मासा कैसे ज्ञात करते हैं, जो दो सभी में कॉमन मिल जाए। तो सबसे पहले देखो 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, एक ही बार 3 कॉमन मिल रहा है। उसके बाद 11 सभी में है, तो बस इन दोनों का गुणा करा दें, 11 तिया 33 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या, निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एक अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो यही वाला आंसर, एक तो ये सही हुआ। और आगे देख लेते हैं, एक अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है, एक संयुक्त संख्या, संयुक्त भी नहीं, एक अभाज्य संख्या है। ठीक, ये तो कौन सा आंसर हो जाए, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख, क्या है, यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हैं तो a के कितने मान संभव। अविभाज्य का मतलब होता है जो अभाज्य संख्याएं हैं, तो a के कितने मान संभव हैं। देखो क्या क्या संख्याएं, a+2 और a+4। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, a बराबर अगर हम 3 रख दें, a बराबर 3, तो हमारे पास संख्याएं क्या हो जाएंगी, यहाँ से मिलेगा आपको 3, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, यहाँ पर 3 और 4 7 मिल जाएगा। तो देखिए सभी संख्या अविभाज्य संख्या मिल गई। तो a के हमने कितने मान रखे, केवल 1 मान रखा। इसके बाद आप कोई भी सोचें, लेकिन आपको सभी संख्या अविभाज्य नहीं मिल पाएंगे। जैसे 2 ले लें तो 2 यहाँ पर तो हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, इस वजह से कोई संख्या नहीं हो सकती। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मान इसका संभव है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -36 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। दो संख्याएं हैं
तो एक दूसरी संख्या को मैंने x मान लिया और दूसरी संख्या दोनों का योग कितना है 32 है, लेकिन एक संख्या क्या माइनस का 36 है, तो -36 तब बराबर क्या होगा जाके 32। ठीक है, इसको जब हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस की पहुंच जाएगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा 32 + 36 बराबर क्या हो जाएगा 68। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो गई 68 हो गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो आप लिख सकते हैं 25 से कम अभाज्य संख्याएं। देखिए पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, जैसे पहली संख्या आप लिखेंगे तो आपकी संख्या हो जाएगी 2, अगली 3 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 23 हो जाएगी। क्या पूछा 25 से कम अभाज्य संख्याएं, तो ये आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ठीक है, तो कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हो जाती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं 25 से कम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। देखो 0 की बात है 100 तक, तो पहले 0 हो जाता है और 10 में आता है, फिर 20 में आता है, फिर 30 में, 40 में, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक कह रहे हैं। तो देखो 1 10 में 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 100 के 2 11, तो कितने जीरो आ जाते हैं 11 जीरो आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग है। धन ऋण का मतलब होता है, धन ऋण का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। काफ़ी स्टूडेंट को ये बात नहीं पता होती, वो चकरा जाते हैं क्या होगा। तो प्रथम 5 का कह रहे हैं, तो पहली तो होती है 2, दूसरी क्या होती है 3, तीसरी क्या होती है 5, फिर होती है 7 और फिर हो जाती है 11। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 3 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28। क्या आंसर हो जाएगा हमारा 28 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो इसमें तो ये चीज़ आपको रट लेनी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। ऑप्शन में खेल लेते हैं, कभी कभी ऑप्शन इधर उधर कर देते हैं, आंसर नहीं बदलता। जैसे अगला क्वेश्चन अभी आएगा आपके सामने, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन चेंज कर दिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या होती, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अभाज्य संख्या होती है, जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है आपकी सम भी होती है और विषम भी होती है, जबकि सम सिर्फ और सिर्फ 2 ही होती है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चले जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ऐसे करके आपकी जो संख्याएं होंगी वो कितनी हो जाती हैं 10 हो जाती हैं। ठीक है, 10 हो जाती हैं। तो आज आपने पहला प्रैक्टिस सेट देखा, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, ताकि जो भी और लोगों को ज़रूरत है इसकी, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।